तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं और 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है उसके जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन सारे प्रश्नों को आज के एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है। ठीक, हर एक क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन भी इस प्रकार से कराया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन को लिख करके रख लिया गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहना सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 100 रुपीज़ में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यानी कि क्लास 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, साथ में बायोलॉजी के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सभी चीज़ें आपको 100 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें आज के लिए मिल, यानी कि ऑफर है आज रात 12 बजे तक। तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। ठीक, आप लोग मैसेज कर लेना, मैं आपको डेमो नोट्स भेज दूंगा। तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपकी फिजिक्स होती है इसमें जितने भी आपके चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में भी इसी प्रकार से जितने भी आपके चैप्टर होते हैं उन सभी चैप्टर्स के नोट्स, और बायोलॉजी में भी इसी प्रकार से सभी चैप्टर्स के नोट्स मिलेंगे। साथ ही में जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी सोल्यूशन के साथ मिलेंगे। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से सोल्यूशन का जो PDF होगा पूरी तरीके से वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। केवल आज के लिए ऑफर है, 100 रुपीज़ में सारी चीज़ आपको मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मैसेज कर लेना। ठीक, तो वीडियो को अब हम लोग शुरू करते हैं और जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री की बात करें, जो इसका पहला चैप्टर होता है ठोस अवस्था, उससे जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो सारे प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। ठीक, चाहे वो बहुविकल्पी प्रश्न हो, चाहे वो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो, चाहे वो लघु उत्तरीय सेकंड टाइप हो। ठीक, सारे प्रश्न जितने भी बनते हैं सभी को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। ठीक, उसके बाद फिर आपका आता है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है, उसे की हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर होता है उसके जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं बोर्ड परीक्षा में, सारे प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसे भी जाकर के देख लेना। अब हमारी बारी है महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करने के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आती है। ठीक, तो जितने भी आपके महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं चैप्टर नंबर सेकंड से, वो सारे प्रश्न आज के वीडियो में कराए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं, बिना टाइम को वेस्ट करते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हैं। ठीक, तो चलो सब वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या है? मूल प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2011 2018 2 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, इसका जो फार्मूला बनता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केवल पूछा गया मूल प्रभाव से क्या समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर केवल मूल प्रभाव की परिभाषा बतानी है। ठीक है, क्या होता है मूल प्रभाव? एक विलयन में किसी घटक विशेष का मूल प्रभाव उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कोई भी विलयन है उसमें जो कोई एक घटक है तो उसका जो मूल प्रभाव हम लोग निकालने जाएंगे तो उस घटक का मोल बटे में विलयन में उपस्थित टोटल जो घटक है उनका मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम लोग मूल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसे लिखा हो देखिए, एक घटक का मूल प्रभाव जिसे हम लोग निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घटकों के मोलों की संख्या मतलब जिसका हम लोग निकाल रहे हैं घटक की मोलों की संख्या। ठीक है, बटे में विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन में अगर 2 घटक उपस्थित है तो दोनों का हम लोग मोल निकालेंगे, दोनों को मोल निकाल के दोनों का जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यही होगा आपका। देखिए क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb। मतलब अगर हम लोग Na का मतलब नंबर ऑफ मोल एक घटक का निकाल रहे हैं मोल, तो एक घटक का ऊपर मोल अपान टोटल में एक घटक का मोल बी घटक का मोल। ठीक है, यही होता है मूल प्रभाव। दूसरा सवाल है अति लघु उत्तरीय क्या है? मोलरता को उदाहरण से समझाइए। इसमें आपको मोलरता के बारे में उदाहरण से समझाना है। ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 2018 में रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि मोलरता क्या होती है। मोलरता क्या होती है? किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर विलयन की मोलरता कहते हैं। मतलब किसी अगर टेम्परेचर निश्चित है, निश्चित टेम्परेचर पे, ठीक है, कोई भी विलेय पदार्थ को एक विलयन में घोला जा रहा है, मतलब ठीक है, पर लीटर विलयन में घोला जा रहा है, तो जो होगा वही उसकी मोलरता होगी। ठीक है, इसमें यह है कि मोलरता की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर हो जाएगी। ठीक है, और मोलरता को जो हम लोगों ने बनाया इससे जो क्या बनेगा इसका फार्मूला? विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन। लीटर मतलब कोई भी विलेय को जब 1 लीटर विलयन में या मतलब पर लीटर विलयन में घोला जा रहा है तो वही होगी मोलरता होगी। ठीक है, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम लोग m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, स्मॉल m से हम लोग इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या होगा इसका? जैसे 0.2 मोलरता लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताएंगे 0.2 मोलरता को क्या कहेंगे? इसका मतलब ये होगा कि विलेय के 0.2 मोल को 1 लीटर विलयन में घोला जा रहा है, मतलब विलेय के जो 0.2 मोल है उसको 1 लीटर सोल्यूशन में घोला जा रहा है, यही होगा मोलरता। ठीक है,
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 क्या है, संपारश्री विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। इसमें आपको संपारश्री विलयन के बारे में बताना है और उसका एग्जाम्पल भी देना है। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 2015 2017 दो बार पूछा जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि संपारश्री विलयन क्या होता है। ठीक है, जिन विलयन का परासरण दाब समान होता है उन्हें संपारश्री विलयन कहते हैं। मतलब जैसे अगर 2 विलयन दिए हुए उनका परासरण दाब समान होगा तो एक दूसरे के क्या होंगे, संपारश्री विलयन कहलाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ यहाँ पे 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4 विलयन क्या है, संपारश्री है। कैसे हैं हम लोग आपको बताते हैं। देखिए, जैसे इसमें जो होगा, जब ये CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4 जब टूटेंगे अपने आयन में तो ये समान संख्या में आयन देंगे, जिसके कारण ये दूसरे के क्या होंगे, संपारश्री विलयन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे नीचे है, देखिए ये है CaNO3 का होल ट्वाइस इस किस में टूट रहा है, Ca++ में टूटा, प्लस 2NO3 माइनस में टूटा। इसमें कितने आयन बन गए, इसमें बने एक कैल्शियम का आयन, 2 NO3 का आयन, तो कितने आयन, 3 आयन। इसी तरह अगर हम Na2SO4 को तोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 2 सोडियम के आयन प्लस SO4 के आयन एक। ठीक है, तो कितना, 2 इसके, एक इसके, 3 आयन। ठीक है, इसके आयन क्या हो गए, समान हो गए। तो यही इसमें लिखा हुआ है। देखिए 0.1 मोलर CaNO3 का होल ट्वाइस तथा 0.1 मोलर Na2SO4 विलयन संपारश्री है, क्योंकि इनके आयनन के पश्चात उत्पन्न अणु या आयन समान संख्या में, इसमें जो आयन है वो क्या है, समान है, 3 आयन दोनों बनने। ठीक है, समान संख्या में होते हैं। चूंकि परासरण दाब अणु संख्या गुणधर्म है अतः ये संपारश्री होंगे। ठीक है, मतलब अगर दोनों में आयन समान है तो ये एक दूसरे की क्या होंगे, संपारश्री होंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रतिपरासरण या प्रतिलोम परासरण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। इसमें आपको बताना है कि प्रतिलोम परासरण क्या होता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या होता है प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण, ठीक है, इसमें क्या होता है, यदि परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगाया जाता है, मतलब जो परासरण दाब होता है अगर उससे अधिक दाब कोई किसी विलयन पर लगाते हैं तो विलायक के अणु विलयन से शुद्ध विलायक, मतलब जहाँ से अधिक सांद्रता होगी विलयन की, उससे कम सांद्रता की तरफ प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्रिया परासरण की क्रिया के विपरीत दिशा में होती है। परासरण में क्या होता है, उसमें शुद्ध विलायक से उसमें क्या होता है, शुद्ध विलायक मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ विलयन का मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है उसका, क्योंकि इसमें क्या होता है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का। ठीक है, क्योंकि यह क्रिया परासरण क्रिया क्या होती है, विपरीत होती है, इसलिए इसे व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं, इसे ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग एक डायग्राम देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये है, देखिए ये क्या है, ये शुद्ध जल है, ये लवणीय जल है। ठीक है, ये क्या है, अर्धपारगम झिल्ली है। यहाँ पे हम लोग दाब लगा रहे हैं, जो दाब लगा रहे हैं किस परासरण दाब से अधिक होता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से दाब लगाएंगे तो जो दाब होगा वो परासरण दाब से अधिक होगा, तो यहाँ से जो वाटर का मूवमेंट यहाँ से होगा, जहाँ से मतलब ये मान लीजिए कि ये क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वाटर है, वो जो वाटर है यहाँ पे मतलब अधिक सांद्रता वाला वाटर यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, शुद्ध जल है, इसलिए यहाँ पे कम सांद्रता वाला जल है। ठीक है, तो यहाँ से इसका मूवमेंट इस तरफ हो रहा है। ठीक है, यही होता है क्या, प्रतिलोम परासरण। ठीक है, इसके क्या है, इसमें और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि उससे ज़्यादा ही होता है, क्या कहते हैं, दाब जो होता है वो परासरण दाब से अधिक होता है। ठीक है, इसके लिए सेल्यूलोज एस्टेट की बनी झिल्लियाँ का उपयोग किया जाता है। ये झिल्लियाँ जल के लिए पारगम, मतलब ये जो झिल्लियाँ होती हैं इससे जल तो पास हो सकता है, परंतु समुद्री जल में जो अशुद्धियाँ होती हैं या आयन होते हैं वो उससे पास नहीं हो पाएंगे, मतलब क्या होते हैं, आयनों के लिए अपारगम है। ठीक है, इस प्रक्रम का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। इस प्रक्रम का उपयोग समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध करने में तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो घरों में आरओ लगे होते हैं उसमें इसी टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रक्रम का उपयोग क्या होता है, समुद्री जल एवं कठोर जल को शुद्ध करने में तथा घरों में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 क्या है, परासरण तथा विसरण क्रिया में विभेद कीजिए। मतलब आपको परासरण और विसरण क्रिया में डिफरेंस बताना है कि परासरण में क्या होता है और विसरण में क्या होता है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में 2010 में पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ये हो सकता है कि अलग अलग भी पूछा जाए या फिर दोनों एक साथ करके पूछा जाए कि दोनों में डिफरेंस बताइए, तो आपको लिख देना है। ठीक है, अब देखते हैं परासरण में क्या होता है। परासरण में अर्धपारगम झिल्ली होना आवश्यक होता है। परासरण क्रिया के लिए क्या होना चाहिए, अर्धपारगम झिल्ली होगा तभी वाटर का मूवमेंट होगा। ठीक है, लेकिन विसरण में ऐसा कुछ नहीं होता, विसरण के लिए अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक नहीं है, मतलब इसके लिए कोई झिल्ली उल्ली नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है पॉइंट, परासरण में विलायक के कण एक दिशा में विस्तृत होते हैं। मतलब क्या, जो परासरण जो क्रिया होती है उसमें जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ मूवमेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन विसरण में क्या होता है, विसरण में विलेज तथा विलायक दोनों के कण किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब कण प्रत्येक दिशा में कहीं भी विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या है, परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन में जाते हैं। यही जो हमने आपको पहले बताया, तो परासरण में जो विलायक के कण होते हैं वो कम सांद्रता विलयन से अधिक सांद्रता विलयन की तरफ मूवमेंट करते हैं, जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण में विलय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ मूव करते हैं और झिल्ली भी कोई नहीं होती है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है इसके लिए, परासरण के लिए परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण क्रिया द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है।
जो आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 क्या है, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। इसमें आपको विलयन की मोलरता बतानी है। इस टाइप के सवाल आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको मोलरता के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। इसमें हो सकता है कि आपका वैल्यू बदल दे, लेकिन सवाल पूछा जाएगा मोलरता पे पूछने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। क्या है, पहले हम लोग को यहाँ पे लिख लेना क्या क्या दिया हुआ है। NaCl का भार दिया हुआ है 5.85 ग्राम, ठीक लिख लिए। NaCl का अणुभार कितना होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग को सवाल में दिया रहेगा सोडियम का अणुभार और क्लोरीन का अणुभार। तो हम लोग इससे निकालेंगे नमक का अणुभार, नमक मतलब NaCl का अणुभार निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, सोडियम कितना 23 होता है, क्लोरीन का होता है 25.5, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना 58.5 आ जाएगा, NaCl का अणुभार आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ से पहले निकाल लेते हैं आयतन निकालते हैं, क्योंकि उसमें आसानी पड़ेगी मोलरता निकालने में। जब हम लोग को आयतन पता हो जाएगा तो NaCl का विलयन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग को दिया हुआ है 200 मिलीग्राम जल में घुला है। मतलब यहाँ देखिए सवाल में दिया हुआ है कि सोडियम क्लोराइड को 200 मिली जल में घोला है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या इसका आयतन क्या जाएगा 200 पानी 1000 कर देंगे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा 0.20 लीटर आ जाएगा आपका क्या विलयन का आयतन आ जाएगा। NaCl के विलयन का आयतन कितना आ जाएगा 0.20 लीटर विलयन का आयतन आ जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं NaCl की मोलरता निकाल लेते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या, जो मोल होंगे जो सल्यूट मतलब सल्यूट के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। तो ये सल्यूट यहाँ क्या है NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है, तो उसका क्या हो जाएगा मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन। ठीक है, तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक, तो यहाँ सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड का भार बटे सोडियम क्लोराइड का अणुभार अपान विलयन का आयतन। तो हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया है 5.85 दिया हुआ है, और इसका अणुभार कितना दिया है 58.5 दिया हुआ है, बटे 0.20 कर देंगे, इससे कट जाएगा तो 0.5 मोल लीटर आ जाएगा आपका आंसर। आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 क्या है, 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 सेंटीग्रेड पाया जाता है। ग्लूकोज के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। इसमें आपको ग्लूकोज के जो मोलर उन्नयन स्थिरांक होता है उसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपको वैल्यू भले बदल दे, लेकिन सवाल आपका पूछने का तरीका ऐसे रहेगा, आपको उसमें पूछेगा कि मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करने को पूछेगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया, उसके बाद कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम लोग का दिया हुआ है क्या, विलय का भार, विलय मतलब कौन सा, ग्लूकोज का विलय, या मतलब 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोला जा रहा है। मतलब यहाँ पे जल क्या है, विलायक है, और ये विलय है ग्लूकोज। ठीक है, तो विलय का भार कितना, स्मॉल w से इसको प्रदर्शित करेंगे, कितना हो जाएगा, विलय का भार 12 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, विलायक का भार दिया हुआ है 100 ग्राम, कैपिटल W से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद विलय का अणुभार हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे विलय क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6। इसका जब अणुभार कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का 180 आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन मतलब TB का जो होता है वो डेल्टा TB होता है, इसका डिफरेंस होता है। ठीक है, एक किसमें किसका डिफरेंस होता है, TS माइनस T0 का होता है। इसमें जो TS होता है वो क्या होता है, विलयन का क्वथनांक होता है, तो T0 होता है वो विलायक का क्वथनांक होता है। तो जो TS है मतलब विलयन का क्वथनांक। ठीक है, ये क्या है T0 विलायक का क्वथनांक। ठीक है, तो हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, विलयन का क्वथनांक कितना दिया है 100.34। ठीक, उसके बाद इसमें से घटाएंगे ना 100 डिग्री में से, मतलब इसमें जो विलायक होगा, विलायक क्या है, वाटर है, वाटर का कितना पे उसका होता है क्या कहते हैं क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें 100 रख देंगे। ठीक, इसको जब इसमें से घटाएंगे 100.34 में से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड आपका आ जाएगा, डेल्टा TB आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, क्या कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन का, ये होता है डेल्टा TB। क्या होता है, डेल्टा TB बराबर 1000 गुणे KB इंटू W, स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। क्या हो जाएगा, यहाँ से KB को इधर रखिए और सारी वैल्यू इधर लेके चले जाए, तो क्या हो जाएगा KB बराबर क्या हो जाएगा, KB हमको निकालना है, KB मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक हम लोग को निकालना है। तो क्या हो जाएगा TB इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। ठीक, सबकी वैल्यू हम लोग को पता है, क्या TB वैल्यू कितनी है 0.34 रख दिए। m कितना है मतलब मोलर जो है विलय का अणुभार कितना है, विलय का अणुभार कितना है 180 रख दिए। ठीक है, कैपिटल W कितना है, ये है विलय का भार कितना दिया 100 ग्राम रख दिए। उसके बाद 1000 रख दिए जो हम आपका फार्मूले में दिया हुआ है, और इसके 12 रख दिए हम लोग का क्या विलय का भार रख दिए। ठीक, उसके बाद इसको काट दिए, देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर लिए, उसे 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 0.51 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर आ जाएगा आपका, जो है मोलर उन्नयन स्थिरांक आ जाएगा आपका इतना। जो आपका अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8 क्या है, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया जाता है, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना की। इसमें आपको मोललता बतानी है। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा 2004 में पूछा गया है। इसमें आपका सोडियम का अणुभार तथा क्लोरीन का अणुभार दिया हुआ है, जहाँ से आप लोग सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ से मोल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहाँ से मोललता निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं पहले क्या, सोडियम क्लोराइड के ग्राम मोल की संख्या यानी मोल कितना आ जाएगा, कितना होता है मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का भार बटे सोडियम क्लोराइड का अणुभार, सूत्र भार। ठीक है, कुछ भी कह सकते हैं। तो कितना दिया, सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया हम लोग को 14.625 रख दिए। उसके बाद इसके NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा 23, इसका सोडियम का, क्लोरीन का 25.5, दोनों जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 58.5 आ जाएगा। हम लोग यहाँ रख दिए, इसको कैंसिल आउट किए तो 1/4 मोल आ गया। क्या सोडियम क्लोराइड के ग्राम मोल की संख्या कितनी आ गई 1/4 मोल आ गई। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं मोललता निकालते हैं, क्या होता है
विलयन के मोलता बराबर क्या होता है, विलय के ग्राम अणु की संख्या बटा विलायक का भार, किसमें, केजी में। ठीक है, हम लोग यहाँ इस पे जो दो यहाँ पे दिए और यहाँ पे दोनों वैल्यू रख देते हैं। क्या है, विलय के ग्राम अणु संख्या हम लोग कितनी निकालेंगे, बटा 4 निकालेंगे, बटा 4 रख दिए। उसके बाद पूछा है विलायक का भार, विलायक का भार कितना होगा। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 250 ग्राम जल में, 250 ग्राम जल में घोला गया है। मतलब अगर 1000 ml है तो उसका 250 ग्राम कितना होगा, 1/4 गुना होगा ना। 250 कितना होगा, 1000 का 250 कितना होगा, 1/4 गुना होगा। तो हम लोग यहाँ पे 250 की बजाय 1/4 रख दिए, तो हमारे काटने में कहीं आसानी हो जाएगी, जिससे ये दोनों कट जाएगा पूरा। तो आपका कितना आएगा, आपका 1 मोलर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 क्या है, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसकी मोललता से क्या संबंध है। इसमें आपको बताना है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है तथा इसका मोललता से क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आपके जो बोर्ड परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आइए हम लोग देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन का जो प्रदर्शित करते हैं उसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन। किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलने पर विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो उसका जो विलयन होता है, उसका जो वाष्प दाब होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण से विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी क्वथनांक के बढ़ने के कारण किसी विलायक क्वथनांक में जो उत्पन्न जो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे विलयन के क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा टीबी के ऊपर कितना होता है, टी एस माइनस टी नॉट होता है। टी एस क्या होता है, विलयन का क्वथनांक होता है, और डेल्टा टी नॉट कितना होता है, विलायक का क्वथनांक होता है। क्वथनांक में उन्नयन तथा मोललता में संबंध क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी ऊपर कितना होता है, केबी इंटू मोललता। जहाँ पर केबी क्या है, केबी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक होता है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम हो जाएगा। ये मतलब क्या, मोललता। आपका आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 क्या, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमीटर क्यूब यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, जिसमें आपकी आर की वैल्यू दी हुई है 0.082 लीटर वायुमंडलीय पर डिग्री इंटू मोल। यहाँ पे आपको परासरण दाब यानी पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपकी बोर्ड परीक्षा 2017 में पूछा गया है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है, उसके बाद हम लोग को यहाँ से पी निकाल लेना है। ठीक है, मतलब परासरण दाब निकाल लेना है। क्या दिया यहाँ पे, टेम्परेचर दिया है कितना, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम लोग इसको केल्विन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 में 273 जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। केल्विन में बदल जाएगा, कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 27 में 273 तो 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का आर दिया हुआ है 0.0821 या दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज़ ये दी हुई है, एन/पी भी दी हुई है। यहाँ पे देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेसीमीटर क्यूब यूरिया विलयन दिया कितना, 1/10 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, डेसी कितना होता है, 1/10 होता है ना, तो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग यहाँ से प्रेशर निकाल लेना है। ठीक है, क्या होता है, पी वी बराबर एनआरटी होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, इसमें ये आप पी को यहाँ पे रखिए, ये बी को इधर लेके आइए, कितना हो जाएगा, ये ना बी हो जाएगा इंटू आर टी हो जाएगा। ये ना बी की वैल्यू कितनी है, 1/10 है, ये रख दिए। और आर की वैल्यू कितनी यहाँ पे दी है, 0.0821 दी हुई, रख दिए। इंटू टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है, यहाँ पे रख दिए। ठीक है, उसके बाद 10 से इसको कट कर दिए, एक जीरो से एक कट गया। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो आ जाएगा कितना, जाएगा प्रेशर आपका 2.463 एटीएम आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका जो आएगा, कितना प्रेशर आएगा, 2.463 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाएगा आंसर। ठीक है।